हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे मई 2021 में होने वाला नेट जेआरएफ की प्रैक्टिस सेट। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन बता दूं कि मेरी ऑफलाइन क्लास अब बंद हो चुकी है और अब मैं आपको ऑनलाइन फ्री में स्टडी कराऊंगा। स्टडी को मैं थोड़ा सा डीपली भी कराऊंगा। जैसे अभी ये टेस्ट सीरीज चल रही है तो इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट हैं तो उनको थोड़ा सा उसका डिटेल भी देख लेंगे चारों ऑब्जेक्ट्स के, ताकि हमारा एक एक ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही हो। और मेरे एक स्टूडेंट ने कमेंट करके पूछा था कि सर इस एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई किया जाए। तो मेरा ये कहना है कि आपने जो पढ़ा है बिल्कुल उसको रिवाइज करें और अधिक से अधिक पढ़ें, पॉजिटिव बने रहें, निराश ना हो, क्योंकि एक असफलता हमारी करियर को अंधकारमय नहीं बना सकती। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये आप सब जानते ही हैं। तो चलिए हम जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट करना चाहते हैं आप उससे जुड़े रहें। तो देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। सर्वसुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा किस उपन्यास में उल्लिखित है? देवरानी जेठानी की कहानी, भागवती, बामा शिक्षक, निशा हिंदू। तो इसका राइट आंसर है देवरानी जेठानी की कहानी। तो इसकी डिटेल की बात कर लेते हैं कि देवरानी जेठानी कहानी पंडित गौरी दत्त द्वारा लिखा गया उपन्यास है। इसका प्रकाशन वर्ष 1870 है और ये उपन्यास बहुत चर्चित उपन्यास है। और थोड़ा सा जब ये प्रकाशित हुआ था तो थोड़ा सा इस पर विवाद ज़रूर हुआ था, लेकिन ये एक बहुत चर्चित उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से विदेशी परिवेश पर आधारित कौन से उपन्यास नहीं है? मतलब बताना है कि विदेशी परिवेश पर आधारित कौन से उपन्यास नहीं है। तो परिशिष्ट और चक्रव्यूह। परिशिष्ट और चक्रव्यूह विदेशी परिवेश पर आधारित नहीं है, परिशिष्ट और चक्रव्यूह। जबकि ये जो बेदिन और सफ़र के साथ ये दोनों विदेशी परिवेश पर आधारित है। निम्नलिखित में से विकल्प चुनिए। तो ये का और खा यानी बी ऑप्शन सही होगा। प्रकाशन काल के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। तो प्रकाशन काल के अनुसार सबसे पहले परीक्षा गुरु 1882, परीक्षा गुरु, फिर गोदान 1936, शिखर एक जीवनी 1941 और तमस 1973। तो इसका ऑप्शन होगा ए, परीक्षा गुरु, गोदान, शिखर एक जीवनी और तमस। नंबर 4, शास्त्रानुसार अर्थ प्रकृति के प्रकार हैं। अर्थ प्रकृति के कितने प्रकार हैं? तो इसका राइट आंसर है बी, का और गा यानी यत्न और बिंदु। यत्न और बिंदु। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या? विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या? तब मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करे, तुम ना रमो तो मन तुम में रमा करे। आधुनिक दृष्टिकोण से प्रेरित मैथिली शरण गुप्त ने राम के विषय में यह काव्योक्ति किस काव्य ग्रंथ में लिखी? तो इसका सही आंसर है बी, साकेत। इसका सही आंसर है बी, साकेत। साकेत राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की अमर कृति है।
इस कृति में राम के भाई लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के विरह का जो चित्रण गुप्त जी ने किया है वह अत्यधिक मार्मिक और गहरी मानवीय संवेदनाओं और भावनाओं से उत्प्रोत है। साकेत राम कथा पर आधारित है, ये तो आप सबको पता ही है, किंतु इसके केंद्र में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला है। साकेत में कवि ने उर्मिला और लक्ष्मण के दाम्पत्य जीवन के हृदय स्पर्शी प्रसंग तथा उर्मिला की विरह दशा का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। साथ ही कैकेयी के पश्चाताप को दर्शाकर उसके चरित्र का मनोवैज्ञानिक उज्ज्वल पक्ष प्रस्तुत किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अपने काव्य सिद्धांत की निर्मित के लिए किस पाश्चात्य आचार्य ने सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया है? इसका राइट आंसर है बी, क्रोचे। क्वेश्चन नंबर 7, संज्ञा अथवा सर्वनाम जिस रूप में उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर है कारक। श्रद्धा और इड़ा से संबंधित मुक्ति बोध के सही कथन कौन से हैं? तो इसका आंसर है बी। श्रद्धा और इड़ा से संबंधित मुक्तिबोध के निम्नलिखित कथन है कि इड़ा का व्यक्तित्व सामाजिक सार्वजनिक महत्व से विन्यस्त है, एक तो ये है, और श्रद्धा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं है। मतलब खा ये का नहीं है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 जो है टेक्निकल इशू के कारण नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नीत्शे का संबंध किस विचारधारा से है? नीत्शे का संबंध किस विचारधारा से है? अस्तित्ववाद। इसका सही आंसर है अस्तित्ववाद। तो देखते हैं, फ्रेडरिक नीत्शे जर्मनी के दार्शनिक थे। कहाँ के थे? जर्मनी के दार्शनिक। मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद एवं परिघटनामूलक चिंतन के विकास में नीत्शे की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। व्यक्तिवाद तथा राजवादी दोनों प्रकार के विचारकों ने उससे प्रेरणा ली है। हालांकि नाजी और फासिस्ट राजनीतिज्ञों ने उसकी रचनाओं का दुरुपयोग भी किया। जर्मनी काल तथा साहित्य पर नीत्शे का गहरा प्रभाव पड़ा। भारत में भी इकबाल आदि कवियों की रचनाएं नीत्शेवाद से प्रभावित हुई है। क्वेश्चन नंबर 11, तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास है, कौन सा है? ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद 2-3 सेकंड का हम बीच में गैप लेंगे ताकि आप बता सको, आप सोच सको कि इसका आंसर क्या होगा। फिर मैं तो इसका आंसर बताऊंगा ही। तो ये आपके लिए 11वां क्वेश्चन है कि तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास कौन सा है? महाभोज, अंधेरे बंद कमरे, आपका बंटी, शिखर एक जीवनी। तो इसका सही आंसर है आपका बंटी। इसका सही आंसर है आपका बंटी। आपका बंटी मन्नू भंडारी द्वारा लिखित हिंदी के उपन्यासों में मील का पत्थर साबित है। टूटते परिवारों के बीच बच्चों को किस मानसिक यातना से गुजरना पड़ता है, इस उपन्यास में बताया गया है। एक माँ के दिल का दर्द, बेटे से दूर होने के बाद भी एक पिता का अपने के लिए प्यार और एक मासूम बेटे के इस बात से बेखबर होना कि आखिर क्यों उसके मम्मी पापा साथ नहीं हैं। तो ये सब उसमें डिटेल दिया गया है। ये लगभग उन बच्चों के लिए है जिन्होंने एक बार पूरी तरह से अच्छे से हिंदी साहित्य का इतिहास और जो सिलेबस दिया गया है यूजीसी नेट का उसको पढ़ा है, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक होगा।
और बाकी जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो देखेंगे तो नुकसान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कीने हूँ कोरिक जतन, अब कहीं काढ़े कौन, भूमन मोहन रूप मिले पानी में को लो। इस दोहे के संबंध में क्या सही है? इसका सही आंसर डी, यानी का और खा। इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित है और नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था। अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, यह कथन किस आलोचक ने किसके बारे में कहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में लिखा है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है बाल मुकुंद गुप्त के बारे में कि अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म गुड़ियानी गांव, जिला रेवाड़ी, हरियाणा में हुआ। उन्होंने हिंदी के निबंधकार और संपादक के रूप में हिंदी जगत की सेवा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियां क्या है? द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियां, इसका सही आंसर है सी, का और घा, यानी समाज सुधार और इतिवृत्तात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें यानी कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना ही एकेश्वरवादी। कबीर से संबंधित यह विचार किसका है? इसका सही आंसर है बी, रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट, फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर आप बताइए कौन है? गिलक्रिस्ट। तो इसका सही आंसर है ये गिलक्रिस्ट थे। तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो है इसके पहले हिंदुस्तानी प्रोफेसर गिलक्रिस्ट थे। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा जॉन वेथवर्क गिलक्रिस्ट के निर्देशन में सुचारू रूप से चला। वह उर्दू, अरबिक एवं संस्कृत का भी विद्वान था। उसने कई पुस्तकें लिखी, हिंदी हिंदुस्तानी डिक्शनरी, हिंदुस्तानी ग्रामर, द ओरिएंटल लिंग्विस्ट नामक 2 ग्रंथ 1796 और 1798 में प्रकाशित करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ना खास हिंदी ना खास उर्दू जबान गोया मिली जुली हो, उपर्युक्त कथन किसका है? सही आंसर है इसका ए, यह कथन है शिव प्रसाद सितारे हिंद का। शिव प्रसाद सितारे हिंद का। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हिंदी के नायक एवं साहित्यकार थे। वे शिक्षा विभाग में कार्यरत थे। उनके प्रयत्नों से स्कूलों में हिंदी का प्रवेश मिला। उस समय हिंदी की पाठ्य पुस्तकों का बहुत अभाव था। आपने बनारस अखबार नामक एक हिंदी पत्र निकाला और उसके माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों के सही अनुक्रम है। सही अनुक्रम क्या है इसमें? इसका आंसर है डी, सरहपा, फिर लुइपा, फिर पुष्पदंत, फिर अहदमाण। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टेक्निकल इशू के कारण ये 19वां क्वेश्चन भी गायब है, तो इसके लिए सॉरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वां क्वेश्चन, इनमें से कौन से अलंकार सादृश्य मूलक हैं? इसको जूम कर लेते हैं। तो कौन से सादृश्य मूलक हैं? तो इसका आंसर है सी, खा और गा, व्यतिरेक और उत्प्रेक्षा। व्यतिरेक अलंकार एवं उत्प्रेक्षा अलंकार सादृश्य मूलक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास ने लिखा है। उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास जी ने लिखा है, तो इसका आंसर है ए, का और गा। आचारहीनता और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यास कहलाएंगे। पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लूटे पिटे लोग ही सन्यास ग्रहण करेंगे। ये कलयुग में वर्णन है। नेक्स्ट 25, उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था? तो उर्वशी जो लिखी गई थी, तो ये भगवत शरण उपाध्याय द्वारा जो लिखा गया था समीक्षा, उस पर विवाद उत्पन्न हो गया था। नेक्स्ट, भीष्म साहिनी का तमस उपन्यास का कथानक किन मुख्य विषयों पर केंद्रित है? विभाजन का त्रासदी, सामाजिक विषमता, स्त्री विमर्श, सांप्रदायिक विद्वेष। तो विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिक विद्वेष। का और घा कौन? ए। तमस को साहित्य अकादमी भी मिला। ये भीष्म साहनी ने जो आज़ादी के पहले सांप्रदायिक दंगे हुए उसका वर्णन इसमें किया है, और ये 5 दिनों की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले 27, निम्नलिखित में से कौन से कथन रामविलास शर्मा के हैं? कौन से कथन रामविलास शर्मा के हैं? तो साहित्य की प्रचारात्मकता का प्रश्न सामाजिक जीवन की यथार्थता की कसौटी पर हल किया जा सकता है। हाँ, ये तो है। वास्तविक जीवन तथ्यों को ओझल रखकर श्रेष्ठ साहित्य की रचना की जा सकती है। ये नहीं है। पिछली संस्कृति से नाता तोड़कर हवा में नई संस्कृति को जन्म नहीं दिया जा सकता। हाँ, ये है। तो का और गा यानी ये इसका राइट आंसर है। सॉरी, 28, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य है। कौन सा है रचित काव्य? तो इसका सही आंसर है उर्वशी, जो एक चंपू काव्य है, और इरावती। जयशंकर प्रसाद हिंदी कवि, नाटककार भी हैं, उपन्यासकार और निबंधकार भी थे। वे हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थे। उन्होंने हिंदी काव्य में एक तरह से छायावाद की स्थापना की। मुख्य स्तंभ माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट देखते हैं 29। इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो। वह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये उद्देश्य वाक्य है, उद्देश्यवर्धक, क्योंकि इसमें कहा गया है कि इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि। तो एक उद्देश्य है, उद्देश्यवर्धक वाक्य है। 30वां क्वेश्चन,
उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर कौन से कथन सही हैं? शक्तिशाली और दुर्धर पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं। हाँ, ये तो है। उर्वशी मानवी है, ये नहीं है। उर्वशी कहती है यह देह भाव भांति है। हाँ, ये है इसका। पुरूरवा के अनुसार मात्र मानव को देवता कहा जा सकता, सॉरी यहाँ पे मात्र होना था, मानव को देवता कहा जा सकता, ये नहीं है। तो उर्वशी की जो तृतीय अंक है उसमें ये कहा गया कि उर्वशी द्वारा कहा गया कि देह जो है भाव की भांति है, जो उर्वशी ने ऐसा कहा है। नेक्स्ट 31, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। तो प्रकाशन काल सबसे पहले इसमें उसने कहा था 1915, उसने कहा था 1915। ये बहुत प्रसिद्ध कहानी है। इसके बाद आकाशदीप, उसने कहा आकाशदीप 1930। ईदगाह भी 1930 और परिंदे 1956। तो हमारा राइट आंसर होगा बी। तो ये आज के 31 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम जो नेक्स्ट टेस्ट सीरीज लाएंगे तो उसमें हम इससे आगे करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है तो धैर्य बनाए रखें और अच्छे से पढ़ें। जितने भी हमने क्वेश्चन बताए हैं तो आप उनको अच्छे से पढ़ें, और हो सकता है कि इसी टेस्ट सीरीज में से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लगातार पढ़ते रहें और इसी तरह से मेहनत करते रहें, तो आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता है। चलिए, धन्यवाद। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पर बने रहें। यहाँ पर मैं आपकी नेट JRF से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं यहाँ पे उसका डाउट क्लियर करूँगा। और मैं टेस्ट सीरीज़ लेकर आया हूँ जो आगे एग्ज़ाम देने वाले हैं या जो मई 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनके लिए ये विशेष कारगर वीडियो साबित होगा। तो मैं आपसे ही कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सपोर्ट करें और लगातार बने रहें। थैंक यू।